हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं जियोग्राफी सब्जेक्ट शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज मैं जियोग्राफी को शुरू से प्रारंभ करूँगा, तो मैं चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। ओके, तो आप लोग नोट्स को बनाते हुए चलिएगा। तो आप लोग हेडिंग डालिए जियोग्राफी। जियोग्राफी पहला नंबर क्या होता है जियोग्राफी। तो आप लोग जियोग्राफी को समझिए। जियोग्राफी क्या होता है। जियोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल। भूगोल यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं। जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब होता है पृथ्वी। इसका मतलब होता है वर्णन। पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। भूगोल ठीक। तो ये चीजें हो गई। तो जो जियोग्राफी है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भूगोल। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से। जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। आप लोग इतने समझ गए होंगे। जियोग्राफी में हम इंडियन जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इन सब सारे चीज़ों को, हिम्नोलॉजी, ओसेनोलॉजी सब इसी में आता है। तो हम इन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, जिसे अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आप लोग आज हेडिंग डालेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। खगोल विज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं इसे एस्ट्रोनॉमी। ठीक, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो इसका क्या होता है, इसमें बहुत सारे आकाशीय पिंड होते हैं, बहुत सारे खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का। तो इसे हम खगोलीय विज्ञान कहते हैं। तो ठीक, तो दिखाई पड़ने वाले सभी आकाशीय पिंड, ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंड कुछ भी हो सकते हैं। ग्रह, उपग्रह, धूलकण इत्यादि कुछ भी होंगे। तो इन्हीं का अध्ययन करना हमें क्या कहलाता है, खगोलीय विज्ञान। तो खगोलीय विज्ञान इसी को कहलाते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करना मतलब इस ब्रह्मांड को अध्ययन करना क्या कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन करना कैस्मोलॉजी कहलाता है। कैस्मोलॉजी कहलाता है। कैस्मोलॉजी जो शब्द है रसियन भाषा का शब्द है। कैस्मोलॉजी रसियन भाषा का शब्द है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कैस्मोलॉजी कहलाता है। अब पूछ सकता है कैस्मोलॉजी कहाँ का शब्द है, तो रसियन भाषा का शब्द है। आप लोग ये जानेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब कैसे संरचना है इनका, तो हम समझते हैं। तो ठीक,
आप लोग इतना नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट आप याद कर लीजिए, ब्रह्मांड में दिखने वाले सभी आकाशीय पिंड, ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह कुछ भी हो सकते हैं, धूल कण सप्तऋषि, ये सब सारी चीजें जो दिखाई देते हैं, इन्हीं का अध्ययन करना खगोलीय विज्ञान कहलाता है। इसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अंतरिक्ष का अध्ययन करना तो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। बोल ब्रह्मांड का अध्ययन करना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और ये रशियन भाषा का शब्द है। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कैसे इनकी संरचना है। पहले तारा बनने से पहले क्या चीजें, क्या कैसे होता है। तो पहले जो होता है विरल गैस, इस तरीके से समझिए। जब तारा बनने से पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए तारा जब निर्भरता, इसे हम बोलते हैं विरल गैस। जब ये विरल गैस, इसे हम बोलेंगे निहारिका, जिसे हिंदी में बोलते हैं नेबुला, निहारिका, निहारिका। उसके बाद बनता है तारा, तारा, उसके बाद तारा बनता है, फिर तारा। अब हम इसकी बात करेंगे। देखिए पहले विरल गैस रहता है। विरल गैस मतलब जैसे तरल पदार्थ होता है, तो उस प्रकार में रहता है विरल। उसके बाद निहारिका नेबुला बनता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में जुड़ने लगते हैं तो निहारिका का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होने लगता है, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होने लगता है, संलयन होने लगता है, तो हमें तारा बनता है। तो तारा जो होता है, इसमें खुद का प्रकाश एवं खुद की ऊष्मा होती है। स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश होगा, स्वयं की ऊष्मा होगी, स्वयं की ऊष्मा होगी। अब स्वयं की ऊष्मा होगी, ये कहाँ से होता है? स्वयं का प्रकाश, स्वयं की ऊष्मा जब हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, जब हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है तो यहीं से स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा निकलती है। तो हम इस चीज को इम्पोर्टेंट रखेंगे कि तारा में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, जिससे हमें प्रकाश मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इस चीज को याद रखेंगे। जब हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होना बंद होने लगता है, जब इनमें ईंधन खत्म होने लगता है, जब ईंधन खत्म होने लगता है तो ये रेड जॉइंट का आकार ले लेता है, जिसे हम लाल दानों बोलते हैं। जब इनमें ईंधन खत्म होगा तो क्या ले लेगा? लाल दानों, जिसे हम रेड जॉइंट बोलते हैं, रेड जॉइंट। ठीक, रेड जॉइंट बोलते हैं। जब ये इनका आकार बड़ा होने लगेगा, कब आकार बड़ा होगा? जब इनमें ईंधन खत्म होने लगेगा। जब ईंधन खत्म होने लगेगा तो इनका आकार बड़ा होने लगेगा। ये आगे चल के 2 भागों में बढ़ता है। कौन? श्वेत वामन, एक श्वेत वामन, श्वेत वामन, एक काला वामन, काला वामन। और ये जो होता है विस्फोटक, आगे चल के क्या बनता है? विस्फोटक तारा, जिसे हम अभिनव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। आगे चल के जब विस्फोट करेगा, ये आगे चल के जब विस्फोट तारा बनेगा तो ये अभिनव तारा होगा। और ये जाके 3 भागों में बटेगा। कौन कौन से? पहला न्यूट्रॉन बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा। ठीक, आपको इतना चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले विरल गैस होगा, फिर निहारिका होगा, निहारिका के बाद तारा बनता है, तारा के बाद रेड जॉइंट। जब ईंधन खत्म होने लगेगा तो लाल दानव। उसके बाद ये आगे चल के जब इनका आकार बड़ा होने लगता है तो ये विस्फोट करता है। जब विस्फोट करता है तो ये 3 भागों में बढ़ता है। कौन कौन? न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। ठीक, तो इस चीज़ को इतना याद रखना है। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों, सारे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। पहले इतना एक पॉइंट बना लीजिए, विरल, विरल के बाद निहारिका, निहारिका, विरल, विरल, विरल के बाद निहारिका, निहारिका के बाद क्या बनेगा? तारा, तारा के बाद क्या होगा? इधर
बनेगा लाल दानों। जब ये विस्फोट करेगा तो ये 3 भागों में डिवाइड होगा। पहला होगा न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, 3 भागों में डिवाइड होगा। ओके, तो आप लोग ये चीज़ याद रखना है। अब हम बात करते हैं तारे का। पहले बात करते हैं हम अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या होता है? अभिनव तारा जो होता है, जब इनमें ईंधन समाप्त होने लगेगा। जब इनमें ईंधन, इतना याद रखना, ईंधन समाप्त होने लगता है, तो आकार बड़ा हो जाता है। अब हम बात करेंगे तारा पे। तारा क्या होता है? तारा आप याद रखेंगे स्वयं का प्रकाश, स्वयं की ऊष्मा होती है। इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। और जो तारे का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। तो तारे का जो रंग होगा किस पर निर्भर करेगा? उनके तापमान पर। आप देखते हैं कैसे क्या होता है निर्भर। तारे का रंग एक होता है लाल, सफेद, नीला। निम्न ताप रहेगा तो लाल रंग रहेगा। निम्न ताप, मध्य ताप और उच्च ताप। आपको याद रखना है, जब तारे का रंग लाल होगा तो तापमान निम्न रहेगा। अगर जब तारे का रंग सफ़ेद होगा तो तापमान मध्य रहेगा। और जब तारे का रंग नीला हो जाएगा तो ताप उच्च हो जाएगा। जैसे हम लोग गैस में देखते हैं, गैस का तापमान, जब हम गैस जलाते हैं तो गैस का तापमान क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसका रंग नीले कलर का जलता है ना। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब तारे का रंग नीला होगा तो उसका तापमान अधिक होगा। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आप लोग के लिए इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है, अभिनव तारा कब बनता है? अभिनव तारा तब बनेगा जब ईंधन समाप्त होने लगेगा। ठीक, आप लोग को इतना याद रखना है, इसका साइज बढ़ जाता है। और तारा में पूछ लेगा किसका संलयन होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ है, 5वां पॉइंट हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन वाला है। तो और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चनों पे भी बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन तारा की। न्यूट्रॉन तारा, देखिए न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? जब ये विस्फोट करता है तो इनका जो घनत्व होता है, घनत्व बहुत उच्च हो जाता है।
उच्च हो जाता है। इनके जो कण होते हैं, कण न्यूट्रॉन के जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। बहुत पास होने के कारण क्या होते हैं, इनका घनत्व तो बहुत उच्च होता है। अब हम बात करेंगे पल्सर। पूछ सकता है न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, जिनका घनत्व तो उच्च होता है। ये इनका घनत्व तो बहुत उच्च होता है, इनके कण बहुत पास होंगे तभी ना। अब हम बात करेंगे पल्सर। पल्सर क्या होता है, तो इन जो पल्सर होता है जब अभिनव तारा विस्फोट करता है तो क्या होता है, इनका भी घनत्व तो उच्च होता है। घनत्व उच्च होने के साथ साथ इनमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। विद्युत चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। आप ये पॉइंट रख लिए, याद करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेसर पे। क्वेसर किसे कहते हैं, इनका भी घनत्व तो अधिक होता है। किंतु इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। हम आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आपके पेपर के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। मैं वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे वीडियो को पाने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य रखें।